ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी विषय में पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, हिंदी माध्यम से पढ़ना भी पसंद नहीं करते, कतराते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेंगे तो वो बहुत कुछ कर पाएंगे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए ये इसको समझने के लिए हमको 200 सालों का जो इतिहास है, जिसको हम औपनिवेशिक इतिहास कहते हैं, उसको समझना होगा। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी देशबंधु कॉलेज के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी एक नाम नहीं है, एक पहचान है, एक मंजिल है जिसे हर कोई पाना चाहता है। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी अपने चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर समाचार में। जी, बहुत धन्यवाद नमिता, बहुत धन्यवाद आपका। जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप साहित्य को कैसे परिभाषित करते हैं? हाँ, देखिए साहित्य की परिभाषा जो है वो कई तरह से की गई है, लेकिन मेरे लिए साहित्य का मतलब है कि जो न्याय के लिए चिंतित हो। जितनी भी विद्याएं हैं, सब अपने अपना उनका क्षेत्र होता है। साहित्य विद्या जो आई, जिसके लिए वो बची रही, बनी रही, वो इसलिए कि उसमें न्याय की कामना होती, न्याय की चिंता होती है। वाल्मीकि से लेकर के और अभी तक का की जो यात्रा है, यानी कि वाल्मीकि से लेकर ओम प्रकाश वाल्मीकि तक की जो यात्रा है, वो न्याय की है। जो पहला कवि है भारत का, और लोग कहते हैं कि दुनिया का पहला कवि है, वो किसके लिए दुखी है? उसके मुंह से कविता कब फूटती है? जब देखता है कि क्रौंच पक्षियों का जोड़ा है, उसमें से नर क्रौंच मार दिया गया है, जबकि वो कहें कि एक साथ थे। तो और जो 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 क्रौंच पक्षी है, मादा पक्षी है, वो बोल नहीं सकती, अपनी पीड़ा कह नहीं सकती, तो उसके तरफ से जो अपनी बात कह नहीं सकता, उसकी तरफ से कवि बोलता है और न्याय के लिए बोलता है, अन्याय के खिलाफ बोलता है। यही सबसे अच्छी परिभाषा मुझे लगती है। बाकी जिसमें मन रमे, जिसमें भाषा का बहुत क्रिएटिव प्रयोग हो, ये सब बहुत परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन मेरे लिए साहित्य वह है जो न्याय के लिए चिंतित है, जो न्याय पूर्ण, प्रेम पूर्ण समाज चाहे, वो साहित्य। बजरंग बिहारी तिवारी एक दलित लेखक हैं और हाल ही में इन्हें साहित्य श्री 2022 के सम्मान से नवाजा गया है। तो सबसे पहला सवाल तो मैंने इनसे पूछ लिया, लेकिन मेरा दूसरा सवाल इनसे यही रहेगा कि दलित की असली परिभाषा, सही परिभाषा क्या है? देखिए, दो तरह से शब्दों के अर्थ आते हैं। एक अर्थ जो कोश में होता है, डिक्शनरी में होता है, और एक अर्थ इतिहास देता है। जैसे कोश में देखेंगे तो आकाशवाणी का मतलब जो आकाश से निकली हुई वाणी है, लेकिन इतिहास ने कहा कि रेडियो के लिए वो उसका अर्थ होता है। ऐसे दलित शब्द है। दलित शब्द का जो कोश का अर्थ है वो यह है कि जो दो खंडों में बांट दिया गया है, जिसका दलन कर दिया गया है, जिसको दल दिया गया है। दाल एक होती है, उसको दो खंड कर देते हैं, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे ब्रोकन मैन, जो टूटा हुआ आदमी है। तो वो दलित है। लेकिन जब 1973 में बना दलित पैंथर, तो दलित पैंथर ने उसका अर्थ बदल दिया कि दलित जो पहले था, अब वो पैंथर के रूप में, चीते के रूप में है। उसको कोई डोसाइल नहीं कर सकता, उसको कोई पालतू नहीं बना सकता, उसको कोई चुप नहीं करा सकता। यानी कि जो अन्याय के विरुद्ध उठ कर के खड़ा हो गया है, वो दलित है नए अर्थ में। इतिहास ने इसको, आंदोलन ने इसको बनाया है। तो साहित्य, जो दलित साहित्य है, दलित आंदोलन है, वहाँ पर दलित का अर्थ दूसरा है और कोश में दूसरा अर्थ है। कोश में जिसका दलन कर दिया गया है, जबकि इतिहास और आंदोलन के कारण वो दलित वह है जो दलन के खिलाफ खड़ा हो गया है, जो अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। ये है। अगला सवाल मेरा आपसे हिंदी विषय को लेकर है। आप हिंदी के इतने बड़े लेखक हैं और आज के समय की अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी विषय में पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, हिंदी माध्यम से पढ़ना भी पसंद नहीं करते, कतराते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेंगे तो वो बहुत कुछ कर पाएंगे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए ये इसको समझने के लिए हमको 200 सालों का जो इतिहास है, जिसको हम औपनिवेशिक इतिहास कहते हैं, उसको समझना होगा। 200 सालों तक जो अंग्रेज रहे, तो एक हीनता बोध उन्होंने हमारे भीतर बैठा दिया कि जो देसी परंपरा है, जो देसी भाषा है, जो देसी संस्कृति है, वो
कमतर है, वो न्यूनतर है, वो थोड़ा सा नीचे है। और जिसको हम एटिकेट कहते हैं, जिसको हम भद्र लोग कहते हैं, जिसको हम कहें जेंटलमैन कहते हैं, वह तो वही है जो अंग्रेजियत के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक अंदर बैठ गया। अच्छा, शासन ने भी इस औपनिवेशीकरण के विरुद्ध कोई सघन मुहिम नहीं चलाई। तो सिर्फ हिंदी ही नहीं, जो भी भारत की भाषाएं हैं उन सबको ये जो औपनिवेशिक निगाह है वो थोड़ा इन्फीरियर मानती है, वो हीन दृष्टि से देखती है। तो एक तो वो उसको मतलब लड़ाई का मोर्चा वहाँ खुलता है। दूसरा यह है कि जिस भाषा में सर्वाधिक रोजगार होंगे, रोजगार की संभावनाएं होंगी, वहाँ पर उस भाषा का स्तर अपने आप ऊंचा हो जाता है। तो ये है कि रोजगार के अवसर, जिसको हम कहते हैं देसी भाषाएं, बोलियां, उनमें कम से कम रखा गया। तो उनकी दुर्दशा का दूसरा कारण यह है। तीसरा कारण है कि जिस तरह के भाषा अध्यापक नियुक्त किए गए, जिस तरह के भाषा शिक्षक जो है लाए गए, उन्होंने भी भाषाओं का, हिंदी भाषा का बेड़ा गर्क करने में अपनी भूमिका निभाई। अगर वो ज़माने के अनुसार होते, ज़माने को समझते हुए उसको अपडेट कर रहे होते अपने अपने अध्ययन और अध्यापन दोनों को, तो यहाँ ये नौबत ना आई थी। तो तीनों चीज़ों को मिला करके, मतलब सरकार का जो रवैया है, जो औपनिवेशिक विरासत मिली हुई है, और जिस तरह का पठन पाठन का, शिक्षकों का और कहें कि विश्वविद्यालयों और विद्यालयों का माहौल है, ये तीनों चीज़ें मिल करके फिर विद्यार्थियों के मन में कोई एक संकोच, एक दुविधा, एक असमंजस पैदा कर देती हैं कि नहीं, ये जो भाषा अध्ययन है इससे बचा जाना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। हम शिक्षा लेते इसलिए हैं कि हम बेहतर मनुष्य बने, और बेहतर मनुष्यता भाषा के बगैर संभव नहीं है। तो ये मानकर चलना चाहिए कि दुनिया की सारी भाषाएं, उसको बोलने वाले 2000 हैं, उसको बोलने वाले 200 करोड़ हों, बराबर हैं, और किसी भाषा को हम कमतर ना आंकें। तो ये दो चीज़ें अगर हैं, और उसके साथ में उसका सपोर्ट हो कि हर भाषा में वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र, वो जीविका की, वो कहें कि कमाने और खाने की के अवसर मुहैया कराए। अगर वो अवसर है तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी भाषा को नीची निगाह से देखा जाएगा। एक और सवाल है मेरा हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी विषय को लेकर। हिंदी विषय पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के मन में यही सवाल रहता है कि हिंदी विषय से हमने ऑनर्स ले लिया, या हिंदी विषय से हम कॉलेज कर तो रहे हैं, लेकिन करने के बाद हमारा भविष्य क्या होगा, यहाँ हिंदी पढ़ने के बाद आगे जाकर क्या क्या स्कोप है। तो मैं आपसे उन स्कोप के बारे में जानना चाहूँगी, उन सभी विद्यार्थियों की तरफ से जिनके मन में ये सवाल उठता है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसके बगैर बात पूरी होती भी नहीं है। ऐसा है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य, इन दोनों के स्कोप की जहाँ तक बात है कि गुंजाइश कहाँ है इनमें आजीविका की, नौकरियों की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा गुंजाइश मतलब भाषाओं में और सोशल साइंसेज में, समाज विज्ञान में, इतिहास हो, भूगोल हो, समाजशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, उनमें सबसे ज़्यादा गुंजाइश नौकरी की अगर कहीं है तो हिंदी में है। इस बात को महसूस करना कई बार लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन जैसे आप जिस क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, अब देखिए जब 90-91 के बाद में विदेशी मीडिया संस्थान आए तो उनके सारे कार्यक्रम अंग्रेजी चलते थे, अंग्रेजी में। लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया, 5 साल, 8 साल, 10 साल के भीतर समझ लिया कि ये जो महादेश है, जिसमें भारत ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश और जो भी जुड़े हुए हैं, उनमें हिंदी का व्यवहार करना पड़ेगा। हिंदी सब लोग समझते हैं, काम चलाऊ हिंदी सबको आती है, वो चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे श्रीलंका वाला हो, उतनी सबको आती है। और इस देश में मतलब 140 करोड़ जनता है, वो काम चलाऊ हिंदी समझती है। तो हिंदी मतलब मीडिया का तो पूरा मतलब, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो,
वो तो पूरा खुला हुआ है। नया जो सोशल मीडिया है वो भी खुला हुआ है। हर एक कहें कि विभाग में, चाहे वो हमारे मल्टीनेशनल कंपनियां हों और चाहे भारत सरकार की कंपनियां हों, उन सब में भाषा अधिकारी, अनुवादक रखे जाते हैं। प्राइमरी से लेकर के और विश्वविद्यालय तक, भारत से लेकर के विदेश तक, हर जगह पर जो हैं वो हिंदी अध्यापक होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर फिलॉसफी के अध्यापक हों, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती हो, लेकिन बतौर भाषा हिंदी, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हों, चाहे हिंदी माध्यम के स्कूल हों, भारत के हों, भारत के बाहर के हों, हिंदी विषय हर जगह पर है। तो मेरा ये ऐसा मानना है कि हिंदी में तो आजीविका के अवसर बहुत ज़्यादा हैं, हिंदी में नौकरियों के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। बस ये है कि थोड़ा गंभीर होकर के, थोड़ा और सीरियस होकर के इस विषय को से जुड़ने, इसको कहें कि महसूस करने की ज़रूरत होती है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें नौकरियों की कोई कमी है, नहीं, कोई कमी नहीं होती। अभी तक आपको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, बहुत सारा सम्मान मिल चुका है और उसकी गिनती करना थोड़ा मुश्किल है। कई किताबें भी लिखी हैं आपने, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपको याद हो, आपकी स्मृति में हो, कि पहला सम्मान, पहला अवार्ड आपको कब मिला था? हाँ हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए, मैं तो आया हूँ इस लेखन के क्षेत्र में एक्टिविज्म के जरिए। जब मैं एमए का विद्यार्थी था तो मैं साक्षरता आंदोलन में मैं कहीं मैं कार्यकर्ता था, हिस्सा लेता था। मैं वहाँ पर मतलब जो बचा हुआ समय होता था पढ़ाता था। 6 साल मैंने साक्षरता आंदोलन में मैं संलग्न रहा हूँ, उसमें जुड़ा रहा हूँ। तो जो मुझे पहला अवार्ड दिया, और तो इसी कारण से, इस एक्टिविज्म के कारण से मिला। साक्षरता मिशन की तरफ से उन दिनों इस देश में कहें कि अर्जुन सिंह थे हमारे एचआरडी मिनिस्टर, और सुदीप बनर्जी उनके कहें कि सचिव सलाहकार थे, और बहुत सघन तरीके से चल रहा था। तो वो साल में एक बार राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता करते थे, तो उसमें मैंने लिखा और उन्होंने फिर मुझे प्रथम पुरस्कार दिया। तब मैं एमए का विद्यार्थी, एमए कर चुका था, एमफिल में आ गया था, एमफिल का विद्यार्थी था। उसके बाद में फिर चाहे भारतीय दार्शनिक अनुसंधान का हो, चाहे हिंदी अकादमी का हो, चाहे सार्क देशों के लिए जो कहें कि पुरस्कार मिलते हैं, सब थोड़ा थोड़ा करके मिलते रहे। लेकिन मुख्य बात ये नहीं है, मुख्य बात यह है कि आप क्या अपने लेखन के जरिए और अपने एक्टिविज्म के जरिए क्या आप कंट्रीब्यूट करते हैं, समाज को देते क्या हैं। समाज अगर आपके योगदान को पहचानता है तब तो इन पुरस्कारों की कोई वैल्यू है, और नहीं तो मतलब पुरस्कार तो कबीरदास ने लिखा है पुरस्कारों को लेकर के कि ये तो कूड़ा है, कूड़ा बढ़ता जाता है और जिसको मिलता है वो उसमें डूबता जाता है। बहुत तीखी बात कही है। अपने ज़माने में जगह जगह पर कबीरदास का सम्मान हुआ करता था, तो उससे उन्होंने चिढ़ करके, ऊब करके बात कही थी। अभी आपने देखा जैसे संत रैदास हैं, तो रैदास ने लिखा है कि जब इतने सारे लोग मुझे सम्मान करने के लिए आ रहे हैं, मतलब 16 फरवरी को था, रैदास जयंती थी, उसमें कितने लोग पहुंचे थे, सारे राजनेता पहुंच गए थे कबीर मंदिर में। तो उन्होंने कहा कि ये तो मतलब मुझे अपने को लेकर शंकित हो जाना चाहिए। तो गुणवत्ता का तो ये नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता है कि मानना चाहिए कि किसी को सम्मान मिला है, कि उसको पुरस्कार मिला है तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत उपादेय है, बहुत उपयोगी है, उससे नहीं। अंततः किसी का मूल्यांकन इस बात पर होता है कि उसने समाज को बेहतर बनाने में कोई योगदान किया है कि नहीं किया है। अगर वो उस तरह से करियर ओरिएंटेड है, वो पुरस्कारों को ध्यान में लेकर के लिखता है या कुछ काम करता है, उस वक्त हो सकता है उसकी वैल्यू हो, उसकी बड़ी चर्चा हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लोग है, जो समाज है, वो सबकी असलियत जानता है। और फिर वो जो इसके पहले आपने याद कराया था, सार सार को गए रहे तोता दे उड़ाए, तो जो योगदान है उसको याद करेगा, बाकी चीज़ें भूल जाएगा। ये सबसे बड़ी कसौटी है। समय जो है, समय और लोक, ये दो चीज़ें हैं जो छननी है ना, चलनी, वो चाल देती है, सूप से पछोड़ देती है। जो तत्व की चीज़ है, जो अनाज है, बच जाता है और भूसा सारा उड़ जाता है।
तो पुरस्कारों के मामले में ये जो है वो ये निचोड़ है, ये उसका निष्कर्ष है, इसको मानना चाहिए। बाकी तो ये है कि लोग आपको स्वीकार करते हैं, आपको सम्मानित करते हैं, अच्छा तो लगता ही है, लेकिन उससे उससे आपको अपने बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमंत्रण। आज की यह खास वार्ता बजरंग बिहारी जी के साथ उन विद्यार्थियों को लेकर थी, उन विद्यार्थियों के लिए थी जो साहित्य से डरते हैं, हिंदी विषय से डरते हैं और वो ये सोचते हैं कि हिंदी पढ़कर उनका भविष्य नहीं सुधर सकता या वो हिंदी को हीन भावना से देखते हैं। तो आज की इस वार्ता के बाद आप ये समझ गए होंगे कि हिंदी कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपकी हिंदी विषय को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर कोई राय है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।